गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। तो आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री करने वाले हैं आर एस शर्मा से कवर। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री आपके सिलेबस का पार्ट है, तो ये पूरी सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक ना 18 चैप्टर्स तक आर एस शर्मा से ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। इन केस अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 19, द सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्यन रूल। और ये चैप्टर 19 का लास्ट पार्ट है, पार्ट 3 है ये। इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट्स और किए हैं और आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिकली अभी तक स्टेट कंट्रोल समझा है, इकोनॉमिक रेगुलेशन समझा है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में समझा है, स्प्रेड ऑफ मटेरियल कल्चर एंड द स्टेट सिस्टम इसको समझा है। आज हम लोग करेंगे फाइनेंशियल क्राइसिस डिस्कस, ऑपरेसिव रूल डिस्कस, न्यू नॉलेज इन द आउटलाइंग एरियाज ये डिस्कस, नेग्लेक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ये वाला टॉपिक डिस्कस। ठीक है, तो बेसिकली आज हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। अब देखो ध्यान से सुनो, आपको पता है अब कोई भी एम्पायर है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक टाइम आएगा जब कोई एम्पायर या कुछ आपका शुरू हो रहा होगा, फिर वो अपने पीक पे जाएगा एंड देन जाके वो डिक्लाइन हो जाएगा, राइट। सब चीज का यही हाल है। अशोका आए आपके, अशोका ने भी बहुत एक्सपैंड किया, बहुत कुछ किया, लेकिन उसके बाद 30 इयर्स बाद आपका एम्पायर जो है वो डिक्लाइन हो गया था। ठीक है, तो उन वो क्यों हुआ था डिक्लाइन? अब ऑब्वियसली कोई एक रीजन या कोई एक फैक्टर नहीं होता है किसी भी एम्पायर के डिक्लाइन होने के पीछे। ठीक है, बहुत सारे रीजन होते हैं, तो उन्हीं में से एक रीजन था आपका फाइनेंशियल क्राइसिस। अब आपको पता है कि मॉरियंस के पास लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी थी, यानी कि आर्मी को आप पैसे दे रहे हो, बहुत सारे पैसे आपको चाहिए उस आर्मी को चलाने के लिए, राइट। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? हैवी मिलिट्री एक्सपेंडिचर। अब जैसा मैंने आपको बताया कि मॉरियंस के पास लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी थी, ठीक है, परमानेंट आर्मी थी, तो यानी कि आपको चाहे वॉर हो चाहे वॉर ना हो, आपको उनको सैलरी देनी ही है, उनको रखना ही है। ठीक है, तो सोल्जर्स जो है वो हमेशा ड्यूटी पर रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको सोल्जर्स की सैलरी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हजारों लाखों सोल्जर्स है आपके पास, हर महीने आप एक तो उनके ऊपर एक्सपेंस भी कर रहे हो, राइट, खर्चा भी कर रहे हो उनकी ट्रेनिंग वगैरह में, प्लस उनको आप सैलरी भी दे रहे हो, चाहे वॉर हो चाहे वॉर ना हो, तो एक फिक्स्ड एक्सपेंस जो है वो आपका जा रहा है सोल्जर्स की सैलरी में। ठीक है, फिर मेंटेनेंस, वेपन्स का, एनिमल्स का, लॉजिस्टिक्स का, जो भी आपको वॉर के टाइम में जो भी चीजें चाहिए होती हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि जब वॉर होगा तभी आप वेपन्स खरीदने जाओगे, ठीक है, बल्कि उनको पहले से आप तैयार रखोगे। तो जो वेपन्स है, तलवार हो गए आपके, चाहे शील्ड्स हो गए, जो भी जो वेपन्स होते हैं वो, प्लस आपके एनिमल्स, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, उनका खर्चा, उनका खाना, उनकी ट्रेनिंग, उनका टेक केयर पूरा। ठीक है, फिर लॉजिस्टिक्स जैसे कि फूड सप्लाई, कैंप, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें जो है ये आपके रेगुलर यानी कि हर महीने के खर्चे हैं ये। ठीक है, अब हुआ क्या, आपका मॉरियंस जो थे ना वो आपके हमेशा रेडी फॉर वॉर इस मोड में रहते थे। ठीक है, नए एरियाज जीतने के लिए, नए नया एरिया हमको अपने कब्जे में करना है, इस तरीके से। तो आर्मी कभी आपके डिसॉल्व हुई नहीं उनकी। ठीक है, हर वक्त उनके पास एक ट्रेन्ड आर्मी है, इक्विप्ड आर्मी है। ठीक है, तो खर्चा कभी उनका रुका ही नहीं। तो एक तो सबसे पहला रीजन ये है आपका। दूसरा रीजन क्या है? कॉस्टली ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। अब मैंने आपको बताया था कितने सारे ऑफिसर्स थे उनके पास, उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलाने के लिए। ठीक है, हर लेवल पर ऑफिसर्स है, विलेज लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, प्रोविंस लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, मतलब स्टेट का जो भी पूरा काम है ना वो यही ऑफिशियल्स हैं जो लोग चला रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास वास्ट नंबर में ऑफिशियल्स हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास कुछ ही मिनिस्टर्स हैं, बल्कि हजारों मिनिस्टर्स हैं आपके पास, टैक्स कलेक्टर्स हैं, स्पाइज हैं, जजेस हैं, रिकॉर्ड कीपर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, फिर प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं। अब आपको सबको सैलरी देनी है, तो एक ये खर्चा हो गया आपके ऊपर। और सैलरी उस टाइम में सिर्फ और सिर्फ कैश में दी जाती थी, लैंड या ग्रेन्स वगैरह नहीं देते थे। तो जो भी इनका इम्पैक्ट है वो सारा का सारा ट्रेजरी पे पड़ रहा है, यानी कि जो भी गवर्नमेंट द्वारा टैक्स वगैरह कलेक्ट होता था, जो भी खजाना था गवर्नमेंट के पास, उस पे पड़ रहा है। ठीक है, और जो आपके हाई रैंकिंग ऑफिसर्स होते थे उनको तो आपको पता ही है कितना जेनरस अमाउंट में सैलरी मिलती थी, बहुत ज्यादा सैलरी उनको मिलती थी। जैसे कि आपके मंत्री हैं, सेनापति हैं, युवराज है, पुरोहित है, इन लोगों को 10 थाउजेंड ऑफ पानास मिलते थे। ठीक है, तो ये काफी ह्यूज सैलरी थी। प्लस आपके पास अभी हमने डिस्कस किया आर्मी का खर्चा है, अब ये ब्यूरोक्रेसी का खर्चा भी ऐड हो गया है। ठीक है, तीसरा है आपके पास लिमिटेशंस ऑफ द टैक्सेशन सिस्टम। अब मॉरियंस ने ना कई तरीके के टैक्स लगा रखे थे, पीजेंट्स पे, आर्टिसंस पे, ट्रेडर्स पे। ठीक है, जैसे आपके जो पीजेंट्स है उनको लैंड टैक्स देना है, क्रॉप टैक्स देना है, जो आर्टिसंस है उनको अपने क्राफ्ट पे, अपने प्रोडक्शन पे टैक्स देना है, ट्रेडर्स को ट्रेड पे, टोल पे, कस्टम्स पे, हर तरीके से। तो गवर्नमेंट ने टैक्स लेने में ना कोई कसर कहीं से भी नहीं छोड़ी थी। ठीक है, लेकिन टैक्स लेने के बाद भी जो रेवेन्यू था ना वो आपका, वो इनसफिशिएंट था, खर्चा पूरा हो ही नहीं पा रहा था गवर्नमेंट का। ठीक है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट आर्मी है, लार्जेस्ट ब्यूरोक्रेसी है, कैश आप सैलरीज में दे रहे हो, स्पाई रखे हुए हैं, गवर्नर्स रखे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रखे हुए हैं, और आपका इनकम का सोर्स कम है कंपेयर किया जाए अगर एक्सपेंस से, तो ठीक है। और प्लस ये वो टाइम है जिस टाइम में कोई इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई फैक्ट्री, कोई मशीन, कोई मास प्रोडक्शन नहीं होता है। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे और हैंडक्राफ्ट जो आपके आर्टिसंस हैं उनके प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है,
तो आपके पास वेल्थ जनरेट करने की जो कैपेबिलिटी है ना, वो काफ़ी कम है। इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट है हमारे पास अशोकास रिलीजियस डोनेशंस। अशोका ने जब बुद्धिज्म को अपना लिया था ना, उसके बाद उन्होंने काफ़ी डोनेशंस किए थे लार्ज अमाउंट में। बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस उन्होंने बनाए थे, धामा को स्प्रेड करने में उन्होंने काफ़ी खर्चा किया था, अपने लोग भेजे थे काफ़ी जगहों पे ताकि धामा का प्रचार कर सके, ठीक है? तो ये जो भी चैरिटी थी, जो भी ग्रांट थे, सब कुछ आपका रॉयल ट्रेजरी से ही जाता था, ठीक है? तो इन सब का इम्पैक्ट रॉयल ट्रेजरी पर ही पड़ रहा है। तो इकोनॉमी लेवल पे अगर आप देखो, पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है? और उससे कोई रिटर्न, कोई रेवेन्यू आपको जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है? डोनेशन से ना टैक्स बढ़ता है आपका, ना प्रोडक्शन बढ़ता है, ना स्टेट की इनकम बढ़ती है, बल्कि जो भी आपका ट्रेजरी था, वो आपका कम होता जा रहा है, ठीक है? इसके बाद है आपका इमरजेंसी मेजर्स एंड इकोनॉमिक डिक्लाइन टुवर्ड्स द एंड ऑफ मौर्यन पीरियड, यानी कि जब आपका मौर्यन साम्राज्य खत्म होने वाला था, उसके एंड तक स्टेट के पास कैश बिल्कुल बचा ही नहीं था। ट्रेजरी जो था वो बिल्कुल ऑलमोस्ट आपका एम्प्टी हो चुका था। इसीलिए लोग क्या करते थे, वहां पे जो गोल्ड थे ना, उनके पास गोल्ड की जो मूर्तियां थी ना, उनको पिघलाकर गोल्ड के कॉइन्स बना लिए और फिर अपना एक्सपेंस उन्होंने पूरा किया, ठीक है? और यही उनके पास एक लास्ट ऑप्शन बच गया था, ठीक है? और इसी पॉइंट को ना हम लोग इमरजेंसी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो देखो, जब आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है ना, तो आप टैक्स से पैसे लेते हो, ट्रेड से रेवेन्यू जनरेट करते हो, पर जब टैक्स भी काफ़ी नहीं है, इनकम के सोर्सेज़ आपके फेल हो गए, तब जाके रूलर का जो भी एसेट है, उसको बेचना पड़ रहा है, उसको पिघलाना पड़ रहा है, ठीक है? तो बस वही है, इतना ज़्यादा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस जो है टुवर्ड्स द एंड ऑफ मॉडर्न पीरियड, ये क्रिएट होने लग गया था, ठीक है? तो एक तो ये रीजन है मॉडर्न एम्पायर के डिक्लाइन होने के पीछे। इसके बाद दूसरा रीजन देखते हैं हम लोग, ओप्रेसिव रूल। ओप्रेसिव रूल का मतलब होता है आपका कि बहुत ही ज्यादा आप अत्याचार कर रहे हो लोगों पे, ठीक है? तो प्रोविंस में जो भी रॉयल ऑफिसर्स थे, ब्यूरोक्रेट्स भेजे जाते थे ना किंग के द्वारा, वो लोग पावर का मिसयूज करते थे, लोगों से जबरदस्ती काम करवाते थे, एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट करते थे, फाइन्स वगैरह लेते थे और काफी ज्यादा अनफेयर पनिशमेंट उन लोगों को देते थे, ठीक है? सेंटर आपका स्ट्रांग था, पर ग्राउंड लेवल पे जो ऑफिसर्स थे ना, वो धीरे-धीरे करप्ट हो गए, क्रूअल हो गए, क्योंकि उनके पास पावर चली गई, ठीक है? तो बस वही है, सबसे पहले आपका प्रोविंशियल ऑपरेशन एंड इंपीरियल डिक्लाइन। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा एम्पायर डिक्लाइन हुआ है ना, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो यही है कि जो आपका मौर्यन एम्पायर है ना, वो सिर्फ सेंटर से नहीं चलता था, पाटलिपुत्र से नहीं चलता था, बल्कि बहुत सारे दूर के जो भी प्रोविंसेस हैं, तक्षशिला, कलिंग, उज्जैन वगैरह, वहाँ लोकल ऑफिसर्स को भेजा जाता था। अब लोकल ऑफिसर को आपने कोई पावर दे दिया कि आपको ये काम करवाना है उस एरिया में, तो वो ना बहुत हार्श वे यूज़ करते थे, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, ठीक है? तो बेसिकली लोग इतना ज़्यादा लास्ट में तंग हो गए कि उन्होंने मॉरल रूल को एक्सेप्ट करना ही छोड़ दिया था, ठीक है? तो ये एक्सेसिव कोएर्जन, करप्शंस, ये हमको देखने को मिलते हैं बाय द एंड ऑफ मौर्यन रूल, ठीक है? इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट है तक्षशिला अंडर बिंदुसारा। ये आपका बेस्ट एग्जांपल है करप्शन का और ऑपरेसिव रूल का। देखो हुआ क्या था, तक्षशिला जो है ना आपका, वहां पे ना एक आपका था दुष्ट मत्यास। ये एक बहुत ज़्यादा विकेड ब्यूरोक्रेट था, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा परेशान करता था लोगों को, बहुत ही ज़्यादा। तो लोगों ने क्या किया, इसकी कंप्लेन ना डायरेक्टली किंग को कर दिया, ठीक है? किंग ने क्या किया, बिंदुसारा ने क्या किया, अशोका को भेजा वहाँ पे देखने के लिए कि एग्ज़ैक्टली क्या मैटर चल रहा है। जब अशोका ने पूरी छानबीन की तो उनको पता चला पूरा मैटर, तो उन्होंने क्या किया, करप्ट ऑफिसर्स को हटाया उनकी पोज़ीशन से और वहाँ का पूरा लॉ एंड ऑर्डर जो है ना, उसको रिस्टोर किया, ठीक है? तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सिर्फ एक ऑफिसर में गलती नहीं थी, बल्कि ये पूरा सिस्टम करप्ट हो गया था, ठीक है? तो एक ये भी रीज़न है। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे, कंटिन्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स अंडर अशोका। तो जब आपके अशोका एम्परर बने, उसके बाद फिर से तक्षशिला से कंप्लेंट आने लग गई, ठीक है? तो ये जो ऑपरेशन था, ये रिपीट हो रहा था, सेंट्रल कंट्रोल जो है वो वीक पड़ रहा था। तो ये हमको दिखाता है कि प्रोविंसेस को कंट्रोल करना ना मौर्यन स्टेट के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा था विद टाइम। तो एक ये भी रीज़न है। इसके बाद है आपका एविडेंस फ्रॉम कलिंग एडिक्ट्स। तो जो कलिंग के जो अशोका के एडिक्ट्स है ना, उनसे हमें पता चलता है कि जो प्रोविंसेस का जो ऑपरेशन था, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था और बहुत ही कंसर्निंग बन गया था, ठीक है? और अशोका ने इसको ठीक करने के लिए ना महामद्रास, यानी कि अपने कुछ ऑफिशियल्स को भेजा था और उनको बहुत ही क्लियर वार्निंग दी थी कि आपको प्रजा को जो है वो टॉर्चर नहीं करना है, हरास नहीं करना है, ठीक है? तो ये चीज, ये वार्निंग जो है ना, खुद प्रूफ है कि ऑपरेशन काफी कॉमन प्रॉब्लम उस टाइम में बन चुकी थी, ठीक है? जाहिर सी बात है, इतना बड़ा एम्पायर है आपका, आप सभी को किंग तो नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, और जिनको भेजा है प्रोविंसेस वगैरह चलाने के लिए, चाहे आपके ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे आपके ऑफिसर्स हो, उनमें वो करप्शन आ ही जाएगा विद टाइम, ठीक है? इसके बाद है नेक्स्ट आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स टू चेक ऑपरेशन
तो अशोका ने ना इस ऑपरेशन को रोकने के लिए काफ़ी स्टेप्स लिए थे। सबसे पहला है आपका रोटेशन ऑफ ऑफिसर्स, ठीक है? तो प्रोविंसेस जैसे कि आपके तोसाली है, उज्जैन है, तक्षशिला है, यहाँ पे ना ऑफिसर्स को रेगुलरली ट्रांसफर किया गया ताकि ये लोग अपने लोकल पावर का थोड़ा बेस ना बना ले, ठीक है? और एक्सप्लॉइट ना कर सके किसी को। इस वजह से ये किया। इसको करने के पीछे का इंटेंशन काफ़ी क्लियर था, करप्शन को रोकना, आर्बिट्री रूल को रोकना, ठीक है? इसके बाद है आपका रॉयल टूर्स एंड सुपरविजन। तो अशोका ने ना 256 नाइट्स आपके टूर्स पे एंड पिलग्रिमेजेस पे बताए। तो ये जो चीज़ है ना, ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, बल्कि एक तरीके से आपका एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शन भी था, ठीक है? एम्परर जो है वो खुद जाकर देख रहे हैं कि उनका जो पूरा प्रोविंस है वो किस तरीके से चल रहा है, ठीक है? लेकिन इतने एफर्ट्स के बाद भी जो ऑपरेशन था ना, ये कम नहीं हो रहा था, काफ़ी बढ़ रहा था क्योंकि आपका एम्पायर काफ़ी बड़ा हो चुका है। एक जगह आप ठीक कर रहे हो, दूसरी जगह खराब हो गया है, कम्युनिकेशन काफ़ी स्लो हो गया है, जो लोकल ऑफिसर्स हैं वो काफ़ी पावरफुल बन गए हैं। तो इस वजह से ये ऑपरेशन आपका कम नहीं हुआ, टेम्परेरी टाइम के लिए कुछ रिलीफ दे देता था, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था, ठीक है? इसके बाद है आपका रिवोल्ट ऑफ तक्षशिला। तो जब आपके अशोका रिटायर हो गए ना, उसके बाद क्योंकि तक्षशिला के लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे ना, उन्होंने मौर्यन कंट्रोल को ही रिजेक्ट कर दिया कंप्लीटली, ठीक है? तो सबसे पहले रिवोल्ट की शुरुआत ना आपकी वहीं से हुई थी। ये क्लियरली आपको दिखाता है कि प्रोविंसेस भी जो थे ना, वो अपने पूरे किंग के साथ इतने लॉयल नहीं थे, बल्कि फोर्स और किंग के फियर की वजह से जुड़े हुए थे, ठीक है? इसके बाद है आपका ओवरऑल सिग्निफिकेंस। तो एक तरीके से आप देखो कि इतना बड़ा जो एम्पायर था ना, उसके डिक्लाइन होने के पीछे का रीज़न फाइनेंशियल क्राइसिस देख लिया हमने, और ये ऑप्रेसिव रूल है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया गया था, ठीक है? और जब एक जगह से रिवोल्ट शुरू हो गया ना, तो बाकी जो प्रोविंसेस है ना, उनको भी ये चीज़ समझ में आने लगी कि हमें भी रिवोल्ट करना पड़ेगा, तभी जाके हमें इस अत्याचार से ना मुक्ति मिलेगी, ठीक है? तो आपका परसिस्टेंट यानी कि बार-बार कंटीन्यूअसली ये जो ऑपरेशन की वजह से ना, इतना बड़ा जो एम्पायर है, उसका जो इफेक्टिव कंट्रोल है ना, वो खत्म होता चला गया, ठीक है? इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू नॉलेज इन द आउटलाइनिंग एरियाज। तो सबसे पहले एक चीज आप लोग समझो कि मगध आपका इतना पावरफुल जो है वो क्यों बन पाया था, क्योंकि मगध के पास ना कुछ आपके स्पेशल एडवांटेजेस थे। सबसे पहली चीज क्या थी, आयरन के टूल्स थे। तो आयरन के टूल का अर्ली इस्तेमाल उन्होंने करना शुरू किया, आयरन के वेपन्स बनाए, जिसकी वजह से आर्मी इतनी स्ट्रांग हो गई। फर्टाइल लैंड है, एक स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये सब आपका मटेरियल एडवांटेज थे, जिसकी वजह से मगध बाकी रीजन से ज्यादा आपका पावरफुल हो पाया, ठीक है? नाउ सबसे पहला टॉपिक यही है हमारा, मटेरियल एडवांटेजेस ऑफ मगध। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मगध के पास अबंडेंट आयरन रिसोर्सेज थे, अबंडेंट मात्रा में एग्रीकल्चरल टूल्स थे, इफेक्टिव मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी, जिस वजह से मगध आपका बाकी एरिया से इतना ज्यादा स्ट्रांग बन पाया था। दूसरा है आपका डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। अब हुआ क्या, जब मगध एम्पायर आपका एक्सपैंड हुआ ना, तो मगध का कल्चर, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, ये सब कुछ सेंट्रल इंडिया, डेक्कन और कलिंग, इन सभी एरियाज तक पहुंचा, ठीक है? तो अब जो आयरन के टूल्स बनाना हो गया, आयरन के वेपन्स का इस्तेमाल हो गया, बेटर एग्रीकल्चर और वॉरफेयर हो गया, तो ये सभी चीजें हमको मगध के अलावा भी बाकी एरियाज में भी देखने को मिला, ठीक है? और इसी डिफ्यूजन की वजह से आप देखो तो जो एडवांटेज गंगा वैली वाले एरिया में यानी कि मगध के पास था ना, वो एडवांटेज अब धीरे धीरे आपका खत्म हो गया, ठीक है? पहले क्या था, मगध आपका स्ट्रांग है, क्यों स्ट्रांग है, अरे आयरन के टूल्स हैं, ये है वो है, खेती बाड़ी बहुत अच्छे से हो रही है। लेकिन जैसे किंग आए, किंग ने अपने अपने ऑफिसर्स को डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में भेजा था। अब उन ऑफिसर्स के पास टूल्स थे, टेक्नोलॉजीज थी, प्लस नॉलेज थी। तो जहां वो रहे, उन्होंने अपना काम शुरू किया, वहां पे लोगों के साथ ये चीजें शेयर की। तो अल्टीमेटली उन लोगों तक, लोकल लोगों तक भी आयरन के टूल्स पहुंच गए और नॉलेज पहुंच गई, जिससे जो एक यूनिकनेस मगध के पास थी ना, वो यूनिकनेस अब नहीं रही मगध के पास, ठीक है? पहले सिर्फ मगध के पास ही एडवांस्ड आयरन टेक्नोलॉजी थी, बाद में जो ये पेरिफेरल प्रोविंसेस थे, वहां भी आयरन के टूल्स, वेपन्स वगैरह रेगुलरली मिलने लग गए, ठीक है? तो मगध जो पहले आपका यूनिक था ना, वो अब यूनिक नहीं रहा, ठीक है? ये भी एक रीजन है मगध के डिक्लाइन होने के पीछे। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है, लॉस ऑफ कोर एरिया एडवांटेज। जो उनका कोर पावर था ना, वो अब उनके पास ही नहीं था, बल्कि सभी के पास था, सभी पेरिफेरल रीजन्स के पास वो चीजें पहुंच चुकी थी, ठीक है? तो जो मगध के पास, गैंगेटिक बेसिन के पास बेसिकली जो ये एडवांटेज था, एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजिक एडवांटेज आयरन का, वो नहीं रहा उनके पास, ठीक है? और वो इस चीज पे डोमिनेट भी नहीं कर सकते सोलली, कोई टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी भी नहीं दिखा सकते वो, क्योंकि अब ये चीजें सभी के पास अवेलेबल हैं। तो जो मोनोपोली आपकी मगध के पास थी ना, वो मोनोपोली अब धीरे धीरे खत्म होती चली गई, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आयरन टेक्नोलॉजी एंड डिक्लाइन ऑफ द मौर्यास। तो ये मैंने आपको समझा ही दिया कि जो वाइड स्प्रेड हुआ था यूज ऑफ आयरन टूल्स, वेपन्स इन आउटलाइनिंग प्रोविंसेस,
coincided with weakening of Mauryan central authority, gradual decline and fall of the Mauryan Empire। तो बेसिकली क्योंकि अब आयरन के वेपन्स, आयरन के टूल्स हर प्रोविंस के पास पहुंच गए थे, तो अल्टीमेटली आपके जो प्रोविंसेस थे ना वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बनते चले गए। प्रोविंसेस स्ट्रांग बनते चले गए यानी कि सेंटर की जो मोनोपोली थी वो अब खत्म होती चली गई। ठीक है, तो जो ये आपके पेरिफेरल रीजन्स थे ना ये काफी ज्यादा केपेबल होते चले गए खुद से। ठीक है, इसके बाद है आपका नेक्स्ट राइज ऑफ न्यू रीजनल किंगडम्स। तो अब हुआ क्या आपका, जब टेक्नोलॉजी प्लस रिसोर्सेस प्लस कॉन्फिडेंस आता जा रहा है लोगों में, तो अब जो वो चीज है ना कि हमें राजा की जरूरत नहीं है, वो चीज आती चली गई। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक तो ऑपरेसिव रूल है, ऑलरेडी हम लोगों पर काफी अत्याचार किया जा रहा है, प्लस हमारे पास अब टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज है, तो अब वो कॉन्फिडेंस हमारे पास अल्टीमेटली आ ही जाएगा कि हम अपना अलग से स्टेट बना सकते हैं। ठीक है, और इसी वजह से आप देखोगे अशोका के जाने के बाद 30 इयर्स बाद शुंगास, कानवास ये सेंट्रल इंडिया में आ जाएंगे, कलिंग में आपके क्षेत्रीज आ जाएंगे, डेक्कन में सातवाहनास आ जाएंगे। तो ये सब अल्टीमेटली पहले मौर्यन एम्पायर का ही पार्ट थे, लेकिन बाद में ये इतने ज्यादा स्ट्रांग बन गए, इंडिपेंडेंट बन गए कि ये मौर्यन एम्पायर से अलग हो गए, मगध से अलग हो गए बेसिकली। ठीक है, तो ये है आपका कि शुंगास एंड कानवास आ जाएंगे सेंट्रल इंडिया में, क्षेत्रीज आ जाएंगे कलिंग में, सातवाहनास आ जाएंगे आपके डेक्कन में। तो एक तरीके से आप देखो, एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी प्रॉब्लम, ओप्रेसिव रूल, प्लस अब हम इंडिपेंडेंट बनते जा रहे हैं, तो जो चीज पहले यूनिक थी मगध के पास वो मगध के पास यूनिक नहीं है, हम केपेबल हैं। ठीक है, इसको करने के। तो यहाँ से प्लस एक में एक चीज और मैं आपको बताऊं, अशोका के बाद ना उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर आ नहीं पाए। ठीक है, अशोका ने ऑलरेडी जो आगे उनके सक्सेसर्स आएंगे उनके लिए मैसेज छोड़ दिया था कि पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट, धामा के बारे में बताया था और अपने बच्चों को सिखाया था, राइट। तो वो जो एक वो होता है ना अग्रेशन किंग का कि मुझे कॉन्क्वेस्ट करना है, ये करना है, वो करना है, वो अग्रेशन आगे वाले किंग्स में आ नहीं पाया। ठीक है, तो ये भी एक मेन रीजन था जिस वजह से आपका मॉडर्न एम्पायर जो था वो डिक्लाइन हो गया था। ठीक है, इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, नेग्लेक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो अशोका जो थे ना आपके, अशोका का फोकस कलिंग वॉर के बाद एकदम हट चुका था, शिफ्ट हो चुका था। अशोका मेनली अब मिशनरी एक्टिविटीज वगैरह ज्यादा बिजी थे। इसके बाद है आपका नेक्स्ट सेंट्रल एशियन नोमैडिक थ्रेट। सबसे पहले तो ये जो स्काइथियंस थे ये कौन थे, तो स्काइथियंस आपके नोमैडिक ट्राइब्स थे। नोमैडिक मतलब इधर से उधर घूमते थे, इनका जो बेस था वो सेंट्रल एशिया था। लाइफस्टाइल कैसी थी, तो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते थे और ये लोग हॉर्स राइडिंग में, कैवलरी वॉरफेयर में काफी एक्सपर्ट थे। ठीक है, तो बेसिकली ये ना आपके सेटल्ड सिविलाइजेशन के लिए काफी ज्यादा डेंजरस थे क्योंकि ये फास्ट मूव कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे रेगुलरली। और अगर हम लोगों ने अभी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अपना ठीक से स्ट्रांग नहीं बनाया तो इनसे हमें खतरा है। ठीक है, अब क्यों खतरा है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली ये लोग मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो सेटल्ड एम्पायर का जो भी प्लानिंग होगा, डिफेंस सिस्टम होगा, उसको अब्रप्ट कर देंगे ये लोग। हॉर्स बेस्ड वॉरफेयर है यानी कि हाईली मोबाइल है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, कभी भी कहीं से भी अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है कि इन लोगों के लिए ना उस टाइम में चाइना और इंडिया में सेटल्ड लाइफ थी। ठीक है, सेटल्ड पॉपुलेशन थी, तो इन लोगों के लिए इजी था वहां पे अटैक करना क्योंकि पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये हमेशा कांस्टेंट स्टेट ऑफ मूवमेंट में ही रहते थे और एक काफी ज्यादा सीरियस थ्रेट थे हमारे लिए, स्पेशली जो आपका एग्रेरियन एम्पायर थे, जो आपका सेटल्ड लाइफ थी जहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्शन हो रहा था, जीवन वैसे ही जी रहे थे वो लोग नॉर्मल, उनके लिए काफी ज्यादा थ्रेट थे ये लोग। ठीक है, क्योंकि मैंने जैसा बताया आपको हाईली मोबाइल थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, वॉरफेयर टेक्निक्स थी इनके पास, तो बोथ चाइना और इंडिया दोनों के लिए डेंजर थे ये लोग। ठीक है, इसके बाद आ जाओ चाइनीज रिस्पॉन्स द ग्रेट वॉल। इन्होंने सोचा कि हमको एक बहुत प्रिवेंटिव और स्ट्रॉन्ग डिफेंस चाहिए इस चीज के अगेंस्ट। ठीक है, तो इन्होंने 220 BC के आसपास ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दिया उस रीजन में, उसका
मेन पर्पस ये था कि जो स्काइथियंस हैं ये लोग ना आ सके, जो इन्वेजन है वो ना हो सके और जो मेरी एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन है वो सेफ रह सके। ठीक है? तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने ग्रेट वॉल जो है इन्होंने बनाया। ठीक है? ये काफ़ी एक प्रोएक्टिव डिफेंसिव स्ट्रैटेजी थी। मतलब वो सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहे थे बल्कि पहले से ही अपना जो है ना एक स्टेप आगे चल रहे थे कि फ्यूचर में ये होने वाला है या हो सकता है तो उसके लिए मैं आज से ही कोई प्रिकॉशन ले लूँ। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ इंडियन रिस्पॉन्स एब्सेंस ऑफ फ्रंटियर डिफेंस। तो चाइना ने तो ग्रेट वॉल बना लिया बट इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। ठीक है? चाइना प्रोएक्टिव था इस चीज़ में। जबकि उनको ना लार्ज स्केल पे फोर्टिफिकेशंस वगैरह करने चाहिए थे या कोई डिफेंसिव मेजर्स अपनाने चाहिए थे ताकि कोई इन्वेजन ना हो फ्यूचर में। ठीक है? तो अशोका ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और इसी एब्सेंस की वजह से आप देखोगे नॉर्थ वेस्टर्न पासेस से ना काफी ज्यादा आपके इन्वेजन होंगे फ्यूचर में और इसी वजह से जो हमारा फ्रंटियर रीजन है नॉर्थ वेस्ट वाला वो काफी ज्यादा वीक हो जाएगा, वल्नरेबल हो जाएगा। ठीक है? इसके बाद है नेक्स्ट चेन ऑफ इन्वेजन्स इनटू इंडिया। आप देखो इन्वेजन्स कैसे होंगे। तो बेसिकली सेंट्रल एशिया की नोमैडिक ट्राइब है जो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। ठीक है? साथ ही आपके ग्रीक्स हैं, उनका भी खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है कि वो भी कभी भी इन्वेजन कर सकते हैं। ठीक है? तो स्काइथियंस हैं जो घूम रहे हैं इधर से उधर, कभी भी कहीं भी आ सकते हैं वो। दूसरे आपके ग्रीक्स हैं। ठीक है? ये लोग भी ना काफी ज्यादा जो आपका साउथ वाला एरिया था वहां पे इन्वेजन करने की स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। अब ये जो प्रेशर है ना, इस प्रेशर की वजह से आपके दो ट्राइबल ग्रुप्स पार्थियंस एंड शाकास ये लोग कर जाएंगे इंडिया शिफ्ट, इंडिया की तरफ आ जाएंगे क्योंकि इनको खतरा है कि हमारे ऊपर जो है इन्वेजन हो सकता है इन दोनों ग्रुप्स से। ठीक है? और इसी चीज को ना हम लोग डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं। डोमिनो इफेक्ट का मतलब क्या होता है? एक मूवमेंट से दूसरे ग्रुप को इंडिया में इन्वेड करना पड़ गया। क्यों करना पड़ गया? क्योंकि उनको डर लग रहा है कि वो लोग हमारे ऊपर इन्वेजन कर देंगे, इससे पहले हम ही लोग यहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है? नाउ पहले अब ग्रीक्स की बात करते हैं। तो ग्रीक्स ने ना नॉर्थ अफगानिस्तान वाले एरिया में ऑलरेडी बैक्ट्रियन किंगडम जो है स्टैब्लिश कर दिया था। बैक्ट्रिया उनका स्ट्रैटेजिक बेस था इन्वेजन का और 206 बीसी में आके ग्रीक्स ने इंडिया पे इन्वेड कर दिया था। ठीक है? अब ये जो इन्वेजन है ना, इन इन्वेजन ने जो मौर्यन एम्पायर था उसका जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था ना उसको कंप्लीटली डिस्टेबलाइज कर दिया था। ठीक है? ये भी आपका 206 बीसी के आसपास ही हो रहा है। तो मौर्यन एम्पायर पे आप देखो लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल प्रेशर जो है ना वो क्रिएट हो गया है। ठीक है? इसके बाद आ जाओ यहाँ पे। अब एक बार ये इन्वेजन आपके शुरू हो गए तो ये इन्वेजन जैसा मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म पे होते ही रहेंगे। इसके बाद है आपका फॉल ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो लास्ट आपके जो मौर्यन रूलर थे ना उनका नाम था बृहद्रथा। ये आपके 185 बीसी के आसपास थे। इस टाइम तक आते आते एम्पायर ऑलरेडी आपका वीक हो गया था, इंटरनल इश्यूज आ रहे थे, एक्सटर्नल इन्वेजन हो रहे थे और जो फ्रंटियर वाला एरिया जिसको आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए था उसको आपने कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया है। ठीक है? तो अब वो पूरा एकदम वल्नरेबल स्टेट में है। अब होगा क्या इसके बाद आएंगे पुष्यमित्र शुंगा। ये क्या करेंगे? ये सबसे पहले तो ब्राह्मण कम्युनिटी को बिलोंग करते थे और ये ना बृहद्रथा के जनरल हुआ करते थे, हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर थे इनके कोर्ट में। ठीक है? अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने बृहद्रथा को पब्लिकली असैसिनेट किया, यानी कि सबके सामने उसको ओवरथ्रो कर दिया। अब यहाँ पे आप देखो तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ वाली सिचुएशन जो है, नंदा डायनेस्टी के रूलर को किसने ओवरथ्रो किया था? सिमिलर वही एक्शन यहाँ पे हुआ है। जो ये मौर्यन रूलर थे इनको हटा दिया गया है पुष्यमित्रा द्वारा। और पुष्यमित्रा कौन थे? ये इन्हीं के हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर थे। तो यहाँ से आप देखो मौर्यन डायनेस्टी जो है वो कंप्लीटली आपकी खत्म हो गई है। तो इसके बाद मौर्यंस के बाद आ जाएंगे अब शुंगा डायनेस्टी। ठीक है? तो यहाँ से आप देखो फॉर्मल एंड हो चुका है मौर्यन एम्पायर का। तो अब जो आपकी अशोका की लेगेसी थी, मौर्यंस की लेगेसी थी, वो कंप्लीटली अब खत्म हो गई है। अब यहाँ से शुंगा डायनेस्टी जो है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है? तो यहाँ से अब देखेंगे हम पॉलिटिकल शिफ्ट, कैसे सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो रिप्लेस हो गई है, इसका क्या असर पड़ेगा, कैसे अब ये पूरा डायनेस्टी काम करेगा, वो चीज समझेंगे। ठीक है? इसके बाद आ जाओ यहाँ पे है शुंगा एंड कानवा रूलर। तो शुंगास ने रूल किया पाटलिपुत्र में एंड कुछ सेंट्रल इंडिया के पार्ट्स में। ठीक है? उन्होंने वैदिक सैक्रिफाइसेस कराए। अब क्योंकि पुष्यमित्रा शुंगा जो थे ये ब्राह्मण कम्युनिटी को बिलोंग करते थे तो ये वैदिक सैक्रिफाइसेस होंगे और जो आपके ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस थे जो अशोका ने खत्म कर दिए थे अब वो वापस होने लग जाएंगे। ठीक है? और कुछ सोर्सेस से हमें ये भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इन्होंने ना बुद्धिस्ट को कभी कभी परसिक्यूट भी किया है, यानी कि जो आपके अशोका के धामा बुद्धिस्ट वगैरह का जो इन्फ्लुएंस था ना वो यहाँ से वीक होने लग जाएगा। ठीक है? फिर आपके शुंगास के बाद आ जाएंगे कानवास। यहीं पे कानवास भी आपके ब्राह्मण ही थे। तो बेसिकली शुंगा के जो पॉलिसीज होंगे, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस जो भी उन्होंने रिवाइव किए होंगे वो यहाँ भी आपके कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है? क्योंकि ये भी आपके ब्राह्मण ही थे। तो ये था पूरा आपका मगध को लेके कैसे आपके
कौन-कौन आ गए? मौर्यन रूलर्स आ गए, मौर्यन के बाद आपके आएँगे शुंगा डायनेस्टी, शुंगा के बाद आएँगे आपके कान्वा डायनेस्टी, ठीक है? तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, ठीक है? आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, कैसे आपका जो मौर्यन एम्पायर था वो रहा, कैसे उसका इम्पैक्ट रहा आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे, कैसे सारी चीज़ें हैंडल हुई। अभी देखो ये एम्पायर जो था, इतना ज़्यादा ग्रैंड था कि इतने चैप्टर्स लग गए हमको इसको कवर करने में, ठीक है? तो हम लोगों ने सबसे पहले शुरू किया था स्टेट कंट्रोल के साथ कि कैसे जो आपके किंग थे ना, वो कितना ज़्यादा इंटरफेयर करते थे हर एक मैटर में, ठीक है? फिर इकोनॉमिक रेगुलेशंस यानी कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उन सब पे अल्टीमेट डिसीजन किंग का ही होगा। फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर, किस तरीके से मॉडर्न जो एम्पायर था उस टाइम का आर्ट कैसा था, आर्किटेक्चर कैसा था, कितना यूनिक था। पत्थरों से सिर्फ एक स्टोन से वो लोग इतनी बढ़िया कार्विंग कर देते थे, ठीक है? इसके बाद हम लोगों ने उनका मटेरियल कल्चर देखा कि कैसे आपका वो मगध से शुरू हुआ था, आयरन के टूल्स, वेपन्स वगैरह, और धीरे-धीरे करके उनके पूरे साम्राज्य में वो चीज़ जो थी वो फैल गई थी, ठीक है? इसके बाद हमने देखा डिक्लाइन कैसे होना शुरू हुआ, तो वन ऑफ द रीजंस वाज़ फाइनेंशियल क्राइसिस। देन इसके बाद ऑप्रेसिव रूल, काफ़ी अत्याचार करते थे लोगों पे। इसके बाद न्यू नॉलेज इन द आउटलाइनिंग एरियाज़, यानी कि मगध जो था ना, एक तो आपका फाइनेंशियल क्राइसिस है, दूसरा ऑप्रेसिव रूल है, और तीसरा जो मगध की जो यूनिकनेस थी, जिस वजह से बाकी सारे एरियाज़ ऐसा समझते थे कि अरे मगध, मगध, मगध ऐसे। जैसे आज दिल्ली है, मुंबई है, एक सिटी है ना डेवलप्ड, तो हम लोग जब भी जो गाँव वाले लोग हैं वो सोचते हैं दिल्ली, मुंबई, या हम लोग जो दिल्ली, मुंबई वाले हैं वो देखते हैं बाहर लंदन, पेरिस ये वो। सिमिलरली मगध वैसा ही था। लेकिन जो चीज़ें मगध में अवेलेबल थी, आयरन के टूल्स हो गए, चाहे आपका प्रोडक्शन इतना अच्छा हो गया, वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे करके सारे एरियाज़ तक पहुँचने लग गई, तो मगध की जो यूनिकनेस थी ना, वो यूनिकनेस खत्म होती चली गई, ठीक है? तो एक ये भी रीज़न था डिक्लाइन के पीछे। साथ ही अब लोगों के पास क्योंकि आयरन के टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, तो लोग काफ़ी ज़्यादा, एक तो ऑलरेडी परेशान हैं, ठीक है? ऑप्रेसिव रूल के चलते, और ये सोच रहे हैं कि हम क्यों नहीं इंडिपेंडेंट बन सकते, हम अपना स्टेट खुद क्यों नहीं चला सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ मल्टीपल रीज़न्स थे जिस वज़ह से आपका जो मॉडर्न एम्पायर था वो आपका डिक्लाइन हो गया, ठीक है? तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। बाकी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आपको जीएस के नोट्स परचेज़ करने हैं तो उनको परचेज़ करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही कैसा लगा ये सेशन बताना मुझे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।